वेलकम बैक, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज हम लोग देखेंगे सी टेट का पेपर जो कि 2024 जनवरी 2024 में हुआ था। तो देखेंगे कैसा क्वेश्चन आया है, जो कि आपका जुलाई में जो सी टेट का पेपर होने वाला है उसमें बहुत महत्वपूर्ण रूप से सहायक होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए देखते हैं हिंदी। इससे पहले हमने देखा है किसका CDP का देखे हैं, फिर आज हिंदी का देखेंगे, फिर इसके बाद इंग्लिश का देखेंगे, फिर सोशल साइंस का देखेंगे। यही चार हम देखेंगे। और जो आर्ट साइंस से हैं और हिंदी लैंग्वेज 1 और इंग्लिश लैंग्वेज 2 और CDP तो सबके में कॉमन ही है। हिंदी भी कॉमन ही रहता है क्योंकि लैंग्वेज 1 में सब हिंदी ही लेते हैं और लैंग्वेज 2 में जिसका इंग्लिश है वह देख सकता है। और सोशल साइंस, आर्ट साइंस है तो सोशल आपको लेना होगा, तो वहीं आप देखेंगे। मतलब पूरा 150 क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे। बस उन्हीं लोगों का चेंज होगा जिनका कि लैंग्वेज 2 इंग्लिश के स्थान पे संस्कृत है या कोई अन्य भाषा है। बाकी सबका आर्ट साइंस वालों का सेम रहेगा। देखते हैं। इच्छा से प्रेरित होकर लोग उन्नति के मार्ग पे पहले मतलब कि क्वेश्चन को 1 मिनट पहले क्वेश्चन तो पढ़िए। ये भाग 4 ऐसे लिख दिया है, मतलब भाग 2 में आपका साइंस था, भाग 3 में सोशल साइंस, भाग 4 में आपका हिंदी है। लैंग्वेज 1 में हिंदी आपको जिसका है तो लैंग्वेज 1 में हिंदी लेना है। और यहाँ से 91 से लेके 120 तक क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबरों पे मत जाइएगा क्योंकि सोशल वाला थोड़ा सा बड़ा है, उसको लास्ट में कराएंगे। देखिए पहले CDP 1 से लेके 30 तक है, फिर 31 से लेके आपका 90 तक सोशल साइंस का क्वेश्चन है, और 91 से 120 आपका हिंदी, और 121 से 150 इंग्लिश है, इसीलिए है। तो 91 से 120 के प्रश्नों के उत्तर केवल 30 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा 1 का विकल्प हिंदी चुना हो। देखिए लिख भी दिया है, ऐसा नहीं कि भाषा आपने एक इंग्लिश चुना है और आंसर हिंदी का दे रहे हैं, गड़बड़ा जाएगा, पूरा काट पीट देंगे आपका। जो आप चुने हैं उसको को ध्यान से देखिएगा। 4 महीने बाद पेपर होगा, 3 महीने बाद भूल जाएंगे, अरे यार कौन भरे थे, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में क्या भरे थे, सोशल भरे थे कि साइंस भरे थे। आर्ट साइंस वाले हैं तो सोशल ही भरना है। बस लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का ध्यान रखिएगा कि लैंग्वेज 1 में क्या भरे थे। हो जाता है गलती कभी कभी, अपने से नहीं भरवाए हैं तो फार्म ज़रूर उसका प्रिंट आउट देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हो सकता है आप दूसरा कहें हो, भर गया हो गलती से, जो दूसरा जो भरा है वहीं आपको देना है। इच्छा से प्रेरित होकर लोग उन्नति के मार्ग पर चलने लगते हैं, यानी कि जो आपको यह गद्यांश पढ़ना है उस पर आधारित क्वेश्चन का आंसर देना है। 91 से 99, यानी कि यहाँ पे 9 क्वेश्चन जो हैं उसका आंसर गद्यांश पे आपको देना है। इच्छा से प्रेरित होकर लोग उन्नति के मार्ग पर चलने लगते हैं। अपनी यात्रा के आरंभ में अपनी प्रगति में बाधा डालने वाली सैकड़ों व्यक्तिगत और सामाजिक खामियों का पता लगाते हैं। उन आदि मानवों ने सुख प्राप्त करने की अपनी सहज इच्छा से प्रेरित होकर भी इन खामियों के खिलाफ संघर्ष किया। हालांकि प्रगति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका उपलब्ध न होने के कारण वे बहुत कमजोर थे। मानव अस्तित्व त्रिपक्षीय है, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। ये सब पॉइंट याद रखिए, सब क्वेश्चन में आया ही है। भौतिक है यानी फिजिकल है, मेंटल है, मानसिक है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल है। अपनी यात्रा के प्रारंभिक चरण में सुदूर अतीत के अंधेरे युग में मानव के अकेले भौतिक और मानसिक क्षेत्रों में प्रगति की है। मानव संरचना में रूपात्मक परिवर्तन अब भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। मनुष्य भविष्य में ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तनों से गुजरेगा जो आज के लोगों के लिए लगभग अपरिचित होंगे। हम यह नहीं कह सकते कि उन आरंभिक मनुष्य ने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति की थी। हालांकि उन्होंने जो भी उन्नति की वह किसी भी तरह से महत्वहीन नहीं थी। या क्या थी, महत्वपूर्ण। यहाँ पे आपको जो पेपर 2 में आंसर देना होता है वह सीधे आप रट्टाफिकेशन से नहीं दे सकते हैं, आपको वहाँ पे समझ के आंसर देना पड़ता है। गद्यांश के भी विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है। विशेष्य क्या होता है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। और विशेषण क्या है, जो शब्द विशेषता बताते हैं उन शब्दों को विशेषण कहा जाता है। जैसे कि इसका आंसर पहले हम बता देंगे फिर बाकी बताएंगे। इसका आंसर है मानव और अस्तित्व, नहीं दिया है। यह विशेषण अस्तित्व नहीं है, यानी आपको पढ़ने से ही लगेगा कि वो ठीक ठीक बैठेगा। आध्यात्मिक दुनिया यहाँ पे विशेष है और आध्यात्मिक इसकी विशेषता बता रहा है, तो यह आपका आध्यात्मिक विशेषण है। रूपात्मक परिवर्तन विशेष है, रूपात्मक आपका विशेषण है। अंधेरे युग आपका विशेष है, अंधेरे आपका विशेषण है। मानव अस्तित्व यहाँ पे आपका गलत आंसर हो जाएगा, यह विशेषण विशेष से नहीं है। मानव क्या है, संज्ञा है।
आगे देखते हैं, उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य क्या करे, अपने लक्ष्य की ओर चलता रहे। मतलब इस गद्यांश के अनुसार, अपने हिसाब से नहीं देना, गद्यांश के अनुसार। पहले इसका सही आंसर देख लेते हैं क्या है। उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपनी कमियों को जान ले। उन्नति प्राप्त करने के लिए क्या है, मनुष्य अपनी कमियों को जानेगा तभी तो उन्नति प्राप्त करेगा। ठीक, और बाकी अपने लक्ष्य की ओर चलता रहे, यह नहीं है गद्यांश के अनुसार। अपनी खूबियों को जान ले, यह भी नहीं। संघर्षरत और विनोद और विद्रोह करे, यह भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अध्यात्म शब्द में ईक प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा, तो आध्यात्मिक बनेगा। देखिए यह भी आध्यात्मिक, पहले सही आंसर इसका क्या है, आध्यात्मिक किया है। पहले सही आंसर बता दें, ताकि हमने कई लोगों को देखा है वह सीधा विश्लेषण करने लगते हैं और अंत में बहुत से छात्रों को पता भी नहीं चलता कि सही आंसर क्या है, आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमने इस कमी को देखा और पहले सही आंसर बताने की कोशिश की, बाद में अन्य ऑप्शनों का विश्लेषण किया जाएगा। देखिए आध्यात्मिक ऐसे लिखा जाएगा, यह लिखा है आध्यात्मिक, ये तो गलत लिखा ही है। यह अध्यात्मिक लिखा है, यहाँ पे आ होगा ना, थोड़ा सा बारीक अंतर है, तो यह भी नहीं होगा। और आध्यात्मिक यह म में आपका छोटी की म में बड़ी की मात्रा कर दिया, जबकि आपका छोटी की मात्रा होगा। ठीक, 94 है, गद्यांश के अनुसार कहा जा सकता है कि, क्या कहा जा सकता है। इसका सही आंसर है परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है, यह सही है। जबकि परिवर्तन अपरिपक्वता को दर्शाता है, नहीं। परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं होते, परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं, यह भी आपका गलत है। इसके अनुसार क्या होगा, परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है, यह सही होगा। याद रखिए, यह सीटेट के एग्ज़ाम में या फिर नेट जैसे एग्ज़ाम में, बड़े बड़े एग्ज़ाम में, जो अच्छे एग्ज़ाम के लेवल हैं, और जो सीटेट का पेपर 2 है ना, वह पेपर 1 से बहुत ज़्यादा नहीं तो बहुत कम भी नहीं, मतलब थोड़ा सा अच्छे लेवल का पूछा जाता है, सीधा सीधा नहीं रहता। आपको वहाँ पर समझ के आंसर लगाना होता है और सर्वाधिक सही उत्तर लगाना होता है। कई बार क्या होता है कि दो ऑप्शन सही होंगे, दो ऑप्शन सही लगेंगे भी, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा सही होगा उसको उसका आंसर सही होता है। अगला क्वेश्चन है, 95 आदि मानव ने खाली स्थान क्षेत्र में प्रगति की, परंतु खाली स्थान क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका। तो इसका क्या होगा, पहला ऑप्शन सही होगा, आदिमानव ने भौतिक क्षेत्र में प्रगति की लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति नहीं की। तो इसका तो सीधा सीधा यही है, इसमें और हमें कोई ऑप्शन नहीं लगाना है। अगला है 96, मानव शब्द में किस प्रत्यय और उस पर उपसर्ग का प्रयोग संभव है। तो मानव में आपका जैसे उपप्रत्यय लगता है बाद में, किसी शब्द के बाद में उपसर्ग लगता है किसी शब्द के पहले, तो मानव में बाद में आप कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले ये देखते हैं। देखिए मानव में ई लगाएंगे तो मानवी बन जाएगा, यह प्रत्यय लगाएंगे तो मानवी हो जाएगा, अ लगाएंगे तो अमानव हो जाएगा, यह इसका सही आंसर है। बाकी लगा के देखते हैं बनता है कि नहीं। मानव में इत लगाएंगे तो मानवित हो जाएगा, कोई खराब शब्द है, मतलब अमानव तो हो जाएगा, लेकिन इत से कोई सार्थक शब्द नहीं बन रहा है। ये लगाते हैं मानवी, ठीक है, लेकिन सु आपको आके लगाना है, तो सु मानव तो कोई सार्थक शब्द होता नहीं, तो इसलिए ये भी हो जाएगा। ये लगाएंगे प्रत्यय बाद में तो मानवी सही है, लेकिन उपसर्ग अन लगाएंगे तो अन मानव कोई शब्द नहीं होता है, अंग्रेजी टाइप का हो जाएगा, यह भी नहीं होगा। इसीलिए 97 का देखते हैं, मानव के कौन से 3 पक्ष हैं। तो इसका सही आंसर है भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। ये तो सीधे पैसेज में यहाँ पे है ही, भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक। कई चीज़ें मतलब आपको डायरेक्ट भी मिलेंगी, लेकिन कई चीज़ें आपको समझ के लगानी होगी। अगला है 98, उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण परिवर्तन। बड़े बड़े परिवर्तन नहीं होगा, पुस्तकों में उल्लेखित नहीं होगा, पुरस्कृत परिवर्तन भी नहीं होगा, महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। अगला है 99वां, प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था। तो किसके पास नहीं था, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आदि मानवों के पास नहीं था। यह तो सीधा पैसेज से है, सभी मनुष्यों के पास नहीं, सभी अव्यवस्थित आदि मानवों के पास यह भी नहीं। देखिए ये इसमें भी आदि मानव दिया है, लेकिन आदि मानवों के पास यह ध्यान रखिएगा, सभी अज्ञानी मानवों के पास यह भी नहीं। 1 और 2 में फंसा सकता है, आप फंसेंगे नहीं, ठीक है, आपको फंसना नहीं है। तो आदि मानवों के पास, तो यहाँ पे हो गया आपका 9 क्वेश्चन, 91 से 99। अब यहाँ पे आपका पंक्तियाँ हैं। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। लिखा भी है सबसे उचित ना, ठीक।
आपको जो सबसे, इसीलिए सभी ऑप्शन आपको पढ़ना ज़रूरी है, सभी ऑप्शन पढ़कर ही आंसर दें, इसीलिए क्योंकि सबसे उचित विकल्प हमें चुनना रहता है। 100 से 105 यहाँ पे करना है, यानी कि 6 क्वेश्चन यहाँ पे है। जैसा कि आपको पता है कि 15 क्वेश्चन आपको सीधा आपको पूछता है गद्यांश पद्यांश मिला के, जैसे कि 9 गद्यांश से पूछा, 6 पद्यांश से, बाकी 15 पेडागोजी का क्वेश्चन होगा। आइए देखते हैं। कट गया है शीश पर ये शीश है झुका नहीं, राही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं। एक दिन प्रकाश होता है कितना भी अंधकार हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। सच्चाई साथ में रहे कैसा भी अपना अंत हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। तो आपको इसमें बताना है, 100वां क्वेश्चन है, इस कविता का मुख्य स्वर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ओज। इसमें ओज है, श्रृंगार नहीं है। देशभक्ति हो सकता है, देशभक्ति को हम इनकार नहीं कर सकते। तमस, तमस तो नहीं है, लेकिन सर्वाधिक सही उत्तर चुनना है देशभक्ति, और ओज में से क्या होगा? तो ओज चुनना है। किसको चुनेंगे? ओज। यहाँ पे आपको देशभक्ति भी लगेगा। यदि ओज जैसा नहीं होता, यदि ओज को हटा दें तो उसके बाद देशभक्ति ही इसमें आपका होगा, लेकिन यह स्वर पूछा है तो ओज यहाँ पे सही आंसर है। ओज है इसमें ना, ओजस्विता है। अगला है 101, अंधकार डैश का प्रतीक नहीं है। अंधकार किसका प्रतीक नहीं है? नहीं पे ध्यान दीजिएगा। तो अंधकार किसका प्रतीक नहीं है? समाधान का प्रतीक नहीं है। बाकी अंधकार चुनौतियों का प्रतीक है, बुराई का प्रतीक है, निराशा का प्रतीक है, समाधान का प्रतीक नहीं है। समूह से भिन्न शब्द युग्म है, समूह से भिन्न शब्द युग्म कौन सा है? तो इसका सही आंसर है हार और बिहार। मतलब हार बिहार, बिहार तो वही है ना जिसमें विचरण करते थे गौतम बुद्ध, बिहार रहने का स्थान। हार और जीत होना चाहिए, मतलब कि एक दूसरे के विलोम, जैसे सत्य असत्य, प्रकाश अंधकार, जय पराजय। तो हार बिहार या यहाँ पे गलत ऑप्शन है। 103 है, कविता में डैश पर सर्वाधिक बल दिया गया है। कविता में किस पे सर्वाधिक बल दिया गया है? तो सत्य पे। बाकी राह पे नहीं होगा, प्रकाश पे नहीं होगा, अंधकार पे नहीं होगा, सत्य यहाँ पे सही आंसर है। 104 है, कविता के अनुसार राही की क्या विशेषता है? तो इसका सही आंसर है हर परिस्थिति में कार्यरत रहना। ठीक, यही आंसर है। बाकी क्यों नहीं होगा? हर परिस्थिति में विजयी होना नहीं, हर तरह से काम निकालना नहीं, हर तरह के मार्ग पर चलते रहना नहीं, हर परिस्थिति में कार्यरत रहना। देखिए, राही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं। राही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं, तो हर परिस्थिति में कार्यरत रहना है। ठीक है, अंधकार प्रकाश सब में। आगे है, अगला क्वेश्चन है, कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में क्या होना चाहिए? स्वाभिमान बना रहना चाहिए। वही है ना, शीश नहीं कटना चाहिए, शीश झुकना नहीं चाहिए, तो स्वाभिमान बनना चाहिए। दुखी नहीं होना चाहिए, नहीं। अंधकार नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं। सिर नहीं कटना चाहिए, यह नहीं, यह भी नहीं। सिर कटने का मतलब वहाँ पे स्वाभिमान से है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पे कितना था? 105 तक ही था, 105 तक यहाँ हमारा पद्यांश खत्म हुआ। अब क्या है कि पेडागोजी के क्वेश्चन आ गए हैं। निम्नलिखित में कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा संकेत भाषा की व्याकरण। संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है, संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है। जो एक संकेत भाषा होता है ना, हम लोग हाथ पैर से मतलब उसको बताते हैं सांकेतिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज से उसको बताते हैं। किसी चीज़ को बताना होगा तो एक बार देखे भी होंगे कि डीडी नेशनल पे वो सब मूक चैनल आता था, मतलब एक तो हिंदी आता था, एक इंग्लिश आता था, एक संकेत भाषा भी बीच बीच में कभी कभी देता था। उसमें केवल न्यूज कुछ बोलती नहीं थी, एंकर जो थी केवल हाथों पैरों आँखों इस सब के इशारे से बताती थी, तो वही संकेत भाषा है। तो वही कह रहा है संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है, ऐसा नहीं है, संकेत भाषा की व्याकरण होती है, इसलिए सही नहीं है। तो इसके अनुसार तो ऑप्शन यही सही है, बाकी चीज़ें सही हैं और उसको देख लेते हैं। संकेत भाषा में व्याकरण होती है, सही बात है। संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है, यह भी सही है। संकेत भाषा के बहुत प्रकार से हैं, यह भी आपका सही है। अगला है 114 कहाँ से, 1 मिनट, 107 आएगा, घबराइए नहीं, ऊपर नीचे थोड़ा सा हो गया है। देखिए 107, नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया। पता लगाइए कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा।
परिवार संबंध भावनाएं। नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया। पता लगाएं कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा। निम्नलिखित शब्दों से संबंधित शब्द और वाक्यों का पता लगाइए, जैसे परिवार, संबंध और भावनाएं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा थीम आधारित शब्दावली। क्या हो जाएगा? थीम आधारित शब्दावली। और थीम आधारित शब्दावली क्यों होगा? थीम आधारित शब्दावली यहाँ पे इसलिए होगा क्योंकि थीम आधारित शब्दावली इसलिए होगा क्योंकि परिवार, संबंध, भावना, ये सब जहाँ पे चीज़ें आती हैं तो वहाँ पे आपकी कई चीज़ें जुड़ जाती हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें नहीं होंगी। समूह शब्दावली नहीं होगा, शब्द जाल नहीं होगा, शब्द समूह भी नहीं होगा। ये सब आती हैं थीम शब्दावली, थीम आधारित शब्दावली में। ठीक, बाकी 108वां देखते हैं। व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? तो व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है, इसको देखते हैं। इसका मतलब है यह आपका भाषा लैंग्वेज एक है तो इसका इंग्लिश आपको नहीं मिलेगा, ये केवल हिंदी में ही रहेगा। व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? तो इसका सही आंसर है यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न या फिर तत्वों को कैसे किया जाए। बाकी क्यों नहीं होगा उसको देखते हैं। व्याकरणिक तत्वों के नियमों को जानना नहीं, भाषा और उसकी संस्कृति भी जानना नहीं, और व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान यह भी नहीं है। न तो व्याकरणिक तत्वों का ज्ञान, न तो व्याकरणिक तत्वों के नियम को ज्ञान, बल्कि यह होगा कि यह जानना कि व्याकरणिक जो तत्वों को कैसे किया जाए, व्याकरणिक तत्वों को कैसे किया जाए, व्याकरणिक प्रश्नों को कैसे किया जाए, यह शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान है। 109वां क्वेश्चन है, एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है। ठीक है, शिक्षार्थी है मतलब स्टूडेंट है। इस पठन को आप क्या कहेंगे? तो इस पठन को आप क्या कहेंगे? इसको कहेंगे समाचार से पढ़ना, यानी कि बारीकी से पढ़ना। अध्ययन कौशल नहीं, सरसरी तौर पे पढ़ना तो नहीं है। अखबार से जानकारी प्राप्त कर रही है तो सरसरी तौर से तो नहीं है, और ना ही समालोचना चिंतन है, ना ही अध्ययन है, तो यह बारीकी से पठन के कैटेगरी में आएगा। 110वां है, एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाए, फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाए। सामान्य भाषा मान लीजिए अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में सुनाए। पहले है क्या है, एक अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और उन्हें फिर कहते हैं कि आपको जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी आप समूह में सुनाएं। आपको सुनाना है जो भी भाषा आती है। फिर आपको मान लीजिए अंग्रेजी है कक्षा की भाषा, तो आपको अंग्रेजी में कहानी सुनानी है। पहले अपने मातृभाषा में सुनाना, हो सकता है कि दोनों भाषा एक ही हो, अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ मान के चलिए कि दो भाषाएं हैं। मान लीजिए कि हिंदी उसके घर की भाषा है, जो भाषा उसको अच्छी लगती है समझ में, तो एक बार हिंदी में सुना देगा, फिर कक्षा की भाषा अंग्रेजी है तो फिर अंग्रेजी में। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है परभाषा व्यवहार में, यानी कि ट्रांस लैंग्वेजिंग। यहाँ पे मतलब दो भाषा हम सीख रहे हैं ना, एक अपनी भाषा में फिर एक दूसरी भाषा में, तो इसे कहेंगे परभाषा व्यवहार, ट्रांस लैंग्वेजिंग। बहुभाषा शिक्षण नहीं, परभाषा हो जाएगा। भाषा अर्जन भी नहीं और बहुभाषिक नीति भी नहीं है, यहाँ पे परभाषा है। 111वां देखते हैं, कक्षा 6 के शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र के कारण पंजाब के जालंधर से, ध्यान से पढ़िएगा, पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। ठीक, पंजाब में रहती है और पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई में जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है, पंजाब की है तो पंजाबी जानेगी ही, और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है, वहाँ पे अंग्रेजी पढ़ाया जाता है तो अंग्रेजी भी जानती है। उसने अपनी पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया। तमिल में रह रही है, मदुरई में रह रही है, तो आसपास के लोग जो तमिल बोलते हैं तो तमिल भी उसे बोलना और पढ़ना आ गया है। उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए यह यहाँ पे तीसरा सही होगा। तीसरा क्या है? पंजाबी और तमिल उसकी भाषा अर्जन है, यानी कि पंजाबी तो उसकी अर्जित की है और तमिल भाषा भी उसने अर्जित किया। पंजाबी मतलब शुरू से ही घर पे सब लोग बोलते हैं तो शुरू से जानती है, तमिल वहाँ पे जाके सीख ली तो यह अर्जित की है। अंग्रेजी भाषा अधिगम मतलब लर्निंग की भाषा है, जो कक्षा में पढ़ाई जाती है उसको ही लर्निंग की भाषा कहते हैं, तो यही आपका सही होगा, बाकी सही नहीं होगा। आप देख सकते हैं सभी तीन भाषाएं अधिगम के अंतर्गत नहीं, सभी तीन तो अधिगम में नहीं आएंगे। जो प्रॉपरली हम कक्षा में तरीके से सीखें उसी को अधिगम भाषा कहते हैं। अंग्रेजी भाषा अर्जन, पंजाबी और तमिल भाषा अधिगम के अंतर्गत है, यह भी नहीं होगा। और चौथा है तमिल भाषा अर्जन, अंग्रेजी पंजाबी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी, यह भी नहीं है।
112वां है कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों यानी कि पेयर्स में कार्य करवाने वाली गतिविधि करवा रही हैं, दो लोगों को एक साथ, जिसमें सभी जोड़ियों को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए कहती है मतलब दो लोग को जोड़ी बनाती है और कहती है कि सभी लोग जो दो में हैं, दो लोग एक जोड़ी का मतलब 2 लोग होता ही है, 10 वाक्यों की कहानी पे आपको काम करना है 2 लोग को मिलके। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है, दूसरा जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है, एक पढ़ेगा एक लिखेगा, फिर दूसरा पढ़ेगा पहला लिखेगा, फिर पहला बोलेगा दूसरा लिखेगा, ऐसे। अब दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़ीदार उस दूसरे वाक्य को लिखती है। इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरी करते हैं। बाद में मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। इस गतिविधि को आप क्या कहेंगे? उसके बाद क्या होता है, मूल कहानी से लिखे हुए की तुलना करते हैं। एक कहानी मतलब अपने जानते हैं जो भी कहानी, फिर अपने भाषा में उसको लिखेंगे दोनों लोग मिलके, फिर उसमें मूल कहानी से फिर अपने लिखी हुई कहानी की तुलना करेंगे कि कितना सटीक है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको सही आंसर है पारस्परिक श्रुत लेख, यानी कि एक बोल रहा है, एक लिख रहा है, बोल रहा है, लिख रहा है, मतलब श्रुत लेख चल रहा है एक दूसरे के प्रति, यानी पारस्परिक श्रुत लेख। वाक्य श्रुत लेख नहीं होगा, पारस्परिक लेखन भी नहीं होगा। केवल लेखन तो नहीं है, श्रुत लेखन है, दोनों चीज़ें हैं, सुनकर लिखा जा रहा है। और पारस्परिक श्रवण भी नहीं होगा, केवल लिखना भी नहीं, केवल सुनना भी नहीं है, वाक्य दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। अगला 113 है, वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए करते हैं? तो वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए करते हैं? तो यह क्या हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा, बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पे हो जाएगा। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, BICS। एक दूसरे से हम आमने सामने करेंगे तो इंटरपर्सनल हो जाएगा, अपने से करेंगे तो इंट्रापर्सनल हो जाएगा, यह भी याद रखिए। अंतर्वैयक्तिक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 114 है, मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली, यानी कि कक्षा 6 से 8 अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ्य सामग्री की छोटी छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ और विचारों पर चर्चा करो। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? समालोचनात्मक साक्षरता कौशल, यानी क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल आपका जो है साक्षरता लिटरेसी स्किल की, यानी कि सत्ता और न्याय की बात है, दृष्टिकोण से पाठ्य सामग्री के अर्थ और विचारों पर चर्चा करना है, तो यहाँ पे समालोचनात्मक साक्षरता कौशल है, ठीक है। बाकी समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र नहीं होगा, उच्च स्तरीय भाषा कौशल भी नहीं होगा और भाषा विकास भी नहीं होगा, बल्कि साक्षरता कौशल होगा, क्योंकि एक पाठ्य सामग्री की छोटी कहानी पठन के लिए देती हैं, ठीक, सोचने के लिए। 115 है, शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है, जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को क्या कहेंगे? तो इसका सही उत्तर है पारस्परिक शिक्षण। एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी, एक अध्यापक है और 4 विद्यार्थी हैं, विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं, ठीक है, दोनों सभी लोग आपस में सहयोग कर रहे हैं। पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पे संवाद किया जाता है, यानी कि संवाद मतलब एक दूसरे के साथ चर्चा बातचीत किया जाता है विषय वस्तु पर, पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर, जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और परिणामतः पठन बोध में सुधार भी होता है। इस विधि को क्या कहेंगे? पारस्परिक शिक्षण। मतलब शिक्षक और विद्यार्थी आपस में मिल के समस्याओं को हल करने के प्रयास कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो यह क्या है? पारस्परिक शिक्षण है। मॉडल पठन नहीं है, संरचनात्मक उपागम भी नहीं है, व्याकरण अनुवाद विधि भी नहीं है, पारस्परिक शिक्षण है, ठीक, क्योंकि एक दूसरे को समझ रहे हैं, थोप नहीं रहे हैं, ना आर्डर दे रहे हैं। 116 है, उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? देखते हैं क्या है इसका सही आंसर। तो देखिए पहला ही होगा। उपचारात्मक शिक्षण क्या है, किसके लिए है? उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने, बदलने, सुधार लाने की जरूरत है। शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने, सुधार लाने की ज़रूरत है, तो उसे ही उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। बाकी देख लेते हैं क्यों गलत है। उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जो भाषा को परीक्षा में अधिक अंक लाना चाहते हैं, नहीं। उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें भाषा अधिगम के कुछ आयामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है,
यह भी नहीं, कुछ हद तक सही माना भी जा सकता है, लेकिन लिटिल तो हमें सबसे सही उपयुक्त आंसर चुनना है ना। ये तो मतलब थोड़ा बहुत सही हो सकता है ये वाला। उन अध्यापकों के लिए जिन्हें भाषा सीखने और कुछ विद्यार्थियों के लिए अपने शिक्षण में सुधार की ज़रूरत है। देखिए यह भी ठीक है, लेकिन सर्वाधिक सही उत्तर क्या है, यह वाला सही है। यह थोड़ा सा कम सही है, यह बिल्कुल कम सही है। तो इस प्रकार से हमें सर्वाधिक सही आंसर पहला ही है। अगला 117 है, अंतर्भाषिक पहचान क्या है। तो अंतर्भाषिक पहचान का सही आंसर क्या है, शिक्षार्थियों के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। ठीक है, सहजात भाषा और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होने चाहिए, उसे ही अंतर्भाषिक पहचान कहते हैं। बाकी क्यों गलत है, शिक्षार्थी का यह निर्णय कि सहजात भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में अवरोध पैदा करता है, गलत। मतलब कि एक आपका लैंग्वेज 1 यानी मातृभाषा, वहीं सहजात भाषा जन्म से भाषा, उसी को सहजात भाषा कहा जा रहा है। शिक्षार्थी की यह समझ के विभिन्न भाषाओं का अधिगम विभिन्न योग्यताओं और आधार समाश्वासन है, यह भी गलत है। शिक्षार्थी के निर्णय सहजात भाषा में कुछ और लक्ष्य भाषा में कुछ असमान होते हैं, यह भी गलत है। यह क्या है, शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं, इसीलिए अंतर्भाषिक पहचान इसी को कहा जाता है। दोनों में मिलन होना चाहिए। अगला 118 है, कोझिकोड एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरे के साथ बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। मतलब कि एक ही स्थान पे क्या है, एक ही चीज़ें में एक ही भाषा है, लेकिन स्थान परिवर्तन के कारण उसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मलयालम की सामाजिक बोली के रूप में, क्योंकि वही है, लोकल लैंग्वेज है, तो सामाजिक बोली वहाँ की है। मलयालम के दो प्रकार नहीं, ये दो भिन्न भिन्न भाषाएं हैं नहीं, भाषाएं तो बिल्कुल एक ही है, लेकिन फिर भी उसके एक्सेंट में मतलब बोलने के तरीके में अंतर है। जैसे बिहार और यूपी में अंतर है, बिहारी यूपी तो मिलता जुलता है, भोजपुरी ही है, हिंदी का ही रूप भोजपुरी है बोली तो, लेकिन है तो अलग, लेकिन वह क्या है, सामाजिक बोली के रूप में जाना जाएगा। मलयालम की क्षेत्रीय बोली भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सामाजिक नहीं होता तो क्षेत्रीय आपका सही होता, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा सटीक आंसर होगा सामाजिक बोली। 119 होगा, कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है। नहीं पे ध्यान दीजिएगा, तो इसका सही आंसर है व्याकरण अधिगम के लिए पठन, यह विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है। बाकी है सराहना बोध के लिए पठन होना चाहिए, आनंद के लिए होना चाहिए, मतलब यह है बहिर्वेशन या फिर एक्स्ट्रापोलेशन के लिए पठन, यह भी है। तो व्याकरण अधिगम के लिए पठन नहीं होना चाहिए, है ना। जरूरी रटवाएं क्यों, व्याकरण क्यों रटवाएं। अगला है 120, त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ त्रिभाषा सूत्र के बारे में कथन सही है, आपका तीसरा सही है। मातृभाषा होनी चाहिए, मातृभाषा, घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में होनी चाहिए। ठीक, त्रिभाषा सूत्र के बारे में यही सही है। मातृभाषा वही है आपका, घर की भाषा वही है, तो इसीलिए ऐसे लगाया है ना, मातृभाषा या फिर घर की भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में होनी चाहिए। यह नहीं है, मातृभाषा, घर की भाषा, हिंदी प्रथम भाषा, जरूरी नहीं है कि वह हिंदी भाषी क्षेत्र में ही पैदा हुआ, इसलिए वह नहीं है। और मातृभाषा, घर की भाषा, अंग्रेजी भी वहीं, अंग्रेजी जरूरी नहीं है कि वो जहाँ पैदा हुआ अंग्रेजी हो। चौथा क्या है, अंग्रेजी, हिंदी, घर की भाषा, स्थानीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में नहीं। तो त्रिभाषा सूत्र के रूप में कौन सा कथन सही है, यहीं मातृभाषा, घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में होनी चाहिए। बस यहाँ पे हिंदी समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे जो आपका इंग्लिश आएगा, सोशल आएगा, वह भी देख लीजिएगा। कम से कम एक PYQ तो देख के जाइए, एक PYQ ज़रूर देखना, क्योंकि उससे पता चलेगा कि वर्तमान में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।